हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। रात ठीक 2 बजे, चैप्टर 1। उसकी तरफ मत देखना, मास्टर जी ने पहले ही आगाह कर दिया था। इस बार से लेके तीसरी बार तक उस लड़के से मैंने कभी भी आंख नहीं मिलाई, पर मन ही मन पता लगता था कि घूर जरूर रहा है। ये भी समझ आता था कि उसकी आंखें बड़ी बड़ी है, अस्वाभाविक बड़ी, जैसी आम इंसान की नहीं होनी चाहिए। बिना देखे उसके बारे में इतनी बातें कैसे पता चली मालूम नहीं। शुक्र है मास्टर जी इन बातों से अज्ञात थे, नहीं तो कहर मच जाता। वो जब भी आया करता था, मोटर बाइक की एक भयानक सी आवाज होती थी और वो आवाज सुनते ही मास्टर जी विचलित हो जाते। कुछ अजीब सी हिचकिचाहट थी मास्टर जी को उस लड़के से। अतीत का कोई अनसुलझा सा हुआ किस्सा या कुछ भी हो सकता है। मुझे ये रहस्य कभी समझ में नहीं आया। शिक्षक के सत्यापदेश से जैसे उससे डर लगने लगा था, वैसे ही एक अजीब सी कशिश मुझे उसकी तरफ खींचती चली ले गई। मास्टर जी को अस्थिर कर पाए ऐसा किसी को भी मैं नहीं जानती थी। उनका ध्रुव तारा जैसा चरित्र को कोई चुनौती नहीं दे सकता था। इस मेघावान, धीर और निष्ठावान व्यक्तित्व के आदमी की कोई मिसाल ही नहीं थी। कोई मुसीबत वाले काम में, संस्था की मुश्किल घड़ियों में सब इन्हीं को ढूंढते थे। अरे मास्टर जी कहाँ चले गए? किसी ने मास्टर जी को देखा क्या? एक दिन क्लास में आऊं और कोई उन्हें ढूंढते ढूंढते कक्ष में प्रवेश ना करे तो वो दिन विचित्र दिन था। सिर्फ एक ही व्यक्ति जिससे मैंने मास्टर जी को असहज देखा था, वो था ये मोटरसाइकिल वाला लड़का। इसके नाम से भी वो चिढ़ जाते थे। सूरज नाम है उसका, ये पता था मुझे, क्योंकि एक दिन चेयरमैन के ऑफिस से निकलते वक्त मैंने उन्हें चिल्लाते हुए सुना था। आप ही तय कर लीजिए राय साहब, या हम रहें या सूरज। दोनों एक ही थाल के चट्टे बट्टे एक ही साथ काम नहीं कर पाएंगे। और एक बार चौकीदार को कोस रहे थे, देख लो ये सूरज का ही काम होगा, ऐसी मोटर बाइक खड़ी करता है, तुम्हारी साइकिल को कचड़े से धो डाला पूरा। ऐसा एक सत्पुरुष व्यक्तित्व अचंभित भड़क जाते हुए देखना मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्या है इस लड़के में जो मेरे दीर्घवान मास्टर जी को आग की तरह बुलबुला बना देता है? पता तो करना ही था, और इसी वजह से मैं सूरज के प्रति कौतूहल होती चली गई। पढ़ाई के वक्त भी मेरा ध्यान मोटरसाइकिल की आवाज पर ही बना रहता, और हर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच वो आवाज मेरे कानों में पहुंचती। सारे शरीर में एक अद्भुत सतर्कता महसूस करती थी। गुरुजी को पता न चल जाए, जितना हो सके चेहरे को स्वाभाविक बनाकर रखती थी। बाइक की आवाज धीरे धीरे रुक जाती और 1-2 घंटे के लिए सब कुछ चुप हो जाया करता था। पर एक दिन इस दुविधा का भेद भी हो गया, पर जैसा मैं चाहती थी वैसे नहीं। उस गुरुवार को मास्टर जी को जुकाम था। आधे घंटे क्लास लेने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, दीप जाके लाइब्रेरी से एक किताब ले आओ, सीरियल नंबर 2217। मैंने बोल कर रखा है, जाते ही दे देगा। सिर दर्द की वजह से ठीक से उठ भी नहीं पा रहा हूँ। मैं उठ के दरवाजे की तरफ जैसे ही बढ़ी, उनकी आंखें सचेत हो गईं। ज्यादा देर तक इधर उधर मत घूमना, एक व्याख्या लिखवानी है। मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया। बिना हेतु परिषद के कभी भी मैं इधर उधर नहीं घूमा करती हूँ। आज अचानक इस हित ज्ञान की क्या जरूरत पड़ गई? लाइब्रेरी का रास्ता मुझे मालूम नहीं था, पर इतना पता था कि पहली मंजिल पे है। लंच हॉल खत्म होने के बाद आज तक मास्टर जी खुद ही सारी किताबें लाया करते थे। लंच हॉल के पास मुझे चौरसिया मिला, बिल्डिंग का चौकीदार। उससे पूछते ही उसने मुझे एक बार आश्चर्य की दृष्टि से देखा, फिर उंगलियों से एक बोर्ड की तरफ इशारा किया। वहाँ लिखा है साहित्य ग्रंथालय। मैं सीधा वहीं चली गई। अंदर एक दुबला सा आदमी बैठा था। वो लगभग सो गया था। मेरे पैरों की आवाज से भी वो नहीं जागा। हेलो हेलो, चतुर्वेदी बाबू ने एक सीरियल नंबर देकर भेजा है। किसने भेजा है? मास्टर जी ने।
पीछे से एक आवाज आई, बड़ी घिसघिसी हुई थी, व्यंग की एक भंगिमा से भरी हुई थी। सुर और हास्य ध्वनि गूंज रहे थे उसमें। मैं पीछे मुड़ी तो एक 32-45 साल का युवक खड़ा था। ब्लू जीन्स, रंगीन शर्ट, गॉगल शर्ट के पॉकेट में लटके हुए थे, बालों पे जेल और शर्ट के पहले 2 बटन खुले हुए थे। आंखें अतिरिक्त मात्रा में बड़ी थी। सूरज है क्या, जिसके नाम से भी मास्टर जी नीम की पत्ती जैसे कड़वे हो जाते हैं? हाँ, उन्होंने ही भेजा है, किताब लेनी है। सूरज अपनी डबडबाती हुई आंखों से मुझे देख रहा था। वैसे ही हालत में कहा, सीरियल नंबर 2217, तीसरे रैक के चौथे शेल्फ में रखी है। तो सूरज हमारा लाइब्रेरी मैन है। भला एक लाइब्रेरी में काम करने वाले आदमी से कौन सा तनाव पनप सकता है? एक 45 साल के व्यक्ति को जो यहाँ खुद 10 साल से कार्यरत हो। मुझे तीसरे नंबर की रैक नहीं पता थी। हक्का बक्का वहीं खड़ी रही। पहली बार आई हो? रुको। सूरज अपने आप आगे निकल गया। यही सूरज है ना? उसके सिवा वहाँ साइलेंसर तोड़ बाइक पे सवार अकेडमियों का रोमियो कौन हो सकता है? मुझे पक्का यकीन था। यहाँ सज्जन व्यक्ति आप संबोधन से नीचे नहीं उतरते। ये तो पहली मुलाकात में ही तुम पे जा पहुँचा। ये तो यहाँ का रिवाज नहीं। मेरे साथ क्लास में पढ़ने आते कुछ लड़कों के साज सवार देखकर मास्टर जी उन्हें कपी प्रजाति का कहकर अक्सर चिढ़ाते थे। इससे ज्यादा नहीं। सूरज का पोशाक उससे शालीन है, इसलिए सिर्फ स्टाइल के कारण अंतविरोध तर्क संगत नहीं लगा। कुछ और ही था जो इन दोनों के बीच दरार लेकर आया था। सूरज के पास आकर देखा, वो हाथ में 2 किताबें लेकर चेक कर रहा था। देख लीजिए, यही वाली है ना? मैं जैसे ही हाथ में किताब उठाने लगी, जीन्स की पॉकेट से फोन बजा। एक किताब लेकर आने में इतना समय लगता है, क्या कर रही हो वहाँ? मैं तो लाइब्रेरी में ही मना किया था ना इधर उधर जाने को। दिवाकर को फोन दो जरा। मास्टर जी की आवाज वैसे भी गंभीर, आज और भी अधिक गंभीर सुनाई दी। जुकाम की वजह से तो नहीं? अच्छा, तो ये महाशय फिर दिवाकर हैं, सूरज नहीं। मेरे उनके हाथ में फोन देते ही उधर से कुछ आकस्मिक घटा। हाँ मास्टर जी, कहिए। बोलते ही गरजा हुआ बादल जैसे बरस पड़ा उस पर। दिवाकर हंसने लगा। 1 मिनट तक कुछ भी नहीं कहा। उसकी वही अपेक्षा मिश्रित व्यंग्यात्मक हंसी कॉल काट के मेरे हाथ में पकड़ा दिया। लीजिए, यहाँ पे साइन कर दीजिए, बोलकर मुझे बाहर की तरफ ले चला। वैसे बहुत दिनों बाद बात हुई मास्टर जी से। उसका चेहरा प्रफुल्ल लग रहा था। निकलते वक्त फिर से पीछे से बुलाया, और हाँ, मास्टर जी को कहना इतना भी टेंशन ना ले, उम्र भी तो हो रही है। चोचले वाली हंसी से मुंह भर गया उसका। अगर ये दिवाकर है तो सूरज कौन है? किस तरफ काम करता है, या ऐसे ही राउंड मारने आता है? सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते सोचने लगी, पर ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। कक्ष में प्रवेश करते देख मास्टर जी अंगार समान धधक उठे। क्या कर रही थी वहाँ? पूरे क्लास तुम्हारे लिए बैठा है यहाँ पे। हाथ से पुस्तक जैसे छीन कर ले ली। मुझे 3rd रैक नहीं मिल रही थी, इसीलिए मदद लेनी। आगे से देखा ना सूरज को तो बताता हूँ। जोर जोर से खांसने लगे। सामने टेबल पे पड़ी हुई बोतल का सारा पानी एक घूंट में ही पी गए। कुछ घट्टेदार लड़के हम पर हंसने लगे। इसके बाद आशाधिक जल्दी ही फिर से मुलाकात हो गई। मैं हर रोज की तरह कैब से आया करती थी। उस दिन ट्रैफिक की वजह से लगभग 1 घंटे लेट पहुंची थी। कंपाउंड में घुसते ही मास्टर जी का गुस्सा भरा चेहरा याद आ गया। उस दिन के बाद मेरे साथ कभी भी सहज नहीं हो पाए थे। उल्टा इतनी देर से आने पर आज क्या क्या प्रतिक्रिया होगी सोचकर चिंतित हो गई। कॉरिडोर से निकलते वक्त अचानक गिर गई और तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, अरे क्या हुआ?
सूरज अपनी बाइक पे चाबी मार के भाग कर आया। नहीं, मैं ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो, चोट आई है ना? उसने पीछे से उठाने की कोशिश की, तभी दूसरी मंजिल के आखिरी कमरे से एक खिड़की से किसी के दहाड़ने की आवाज आई। दीप, स्वर मेरा पहचाना हुआ था। ऊपर देखना प्रयोजन नहीं था। 2 बजे कौन सी क्लास करने आई हो? ऊपर आने की जरूरत नहीं है, नीचे ही खड़ी रहो। मैं आज दरवाजा बंद करके पढ़ा रहा हूँ। तौहीन और क्रोध से मेरा मुंह लाल पड़ गया था। उनका ये सब चलता रहता है, चलो हम कैंटीन में चलते हैं। सूरज निशब्द हंसने लगा। सच कहूँ तो उसके प्रति मेरा सारा कौतूहल मिट चुका था। उसका तुम कह के पुकारना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। उपरांत एक अजीब सी अशिष्टता थी उसके चेहरे पर एक गुत्थी उस वक्त भी नहीं सुलझ पाई थी। मगर उस वक्त मेरा मस्तिष्क शून्य हो चुका था। मैं जल्दी से कंपाउंड से निकल गई और 1 सेकंड भी वहां रहना मुझे गवारा नहीं हुआ। घर आके न जाने क्यों रोना बंद ही नहीं हुआ। मास्टर जी कुछ और ही सोचने लगे हैं। मैं तो बस उनके प्रति, उनका जीवन प्रति उत्साह में ही। पर मेरा क्या दोष? बार बार सूरज से टकराना मेरा खुद का तो अभिप्राय नहीं था। फिर ये हो क्या रहा था? मैंने ठान ली, कल से भाषा का सबक बंद, इसको यही खत्म करते हैं। पर मुझे क्या ज्ञात था कि ये पहले अध्याय का आखिरी पन्ना है। ये निर्मम सफर अंत तो होगा, पर किसी के जीवन के खून से लिपटते हुए। दोस्तों, इस कहानी के बाकी चैप्टर्स हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इस कहानी रात ठीक 2 बजे का पहला चैप्टर की स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो